अब हम बात करते हैं बार्क 2019 बायोसाइंस के एग्ज़ाम के बारे में। बार्क का जो एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए भी होता है और बायोसाइंस वालों के लिए भी होता है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोसाइंस वालों के लिए है। ओके, तो बायोसाइंस में मतलब वही है, अगर आपकी ओवरऑल आप जिस सब्जेक्ट से आपने एमएससी किया है, अगर वो लाइफ साइंस की कैटेगरी में आता है तो आप ओवरऑल एलिजिबल हो जाते हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें। जो मेन बात आती है बार्क एग्ज़ाम के बारे में, पहला फैक्टर ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है वो भी ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है। यानी ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और आपको आंसर देना होगा, जस्ट लाइक द गेट एग्ज़ाम। जैसे आपने गेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो अभी तक आपको आपको पता होगा कि हाँ वो भी एक ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है। तो जस्ट लाइक दैट ओनली जो बार्क एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन मोड में होता है। सेकेंड चीज़, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टोटल मिल जाएंगे 100 क्वेश्चन। ओके, और जो टाइम मिलेगा आपको इसके लिए वो होगा आपको मिलेगा 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। हर एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 3 मार्क्स। ओके, यानी ओवरऑल जो टोटल पेपर होगा वो होगा आपको 300 मार्क्स का वो पेपर मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 3 मार्क्स। दैट मीन्स ओवरऑल मार्क्स विल बी 300। नेगेटिव मार्क्स अगर आप करते हो यानी कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए 1 मार्क्स का डिडक्शन होगा। ओके, तो टोटल जो पेपर होगा उसका वेटेज होगा 300। सही क्वेश्चन पे आप एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेगा 3 मार्क्स और गलत करोगे तो आपका नेगेटिव होगा 1 मार्क्स। फाइन। और ऑन स्क्रीन जो कैलकुलेटर है वो भी प्रोवाइडेड होता है, जिसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बार्क के एग्ज़ाम में। थ्योरी भी मिलेगी आपको, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। ओके, उसके बाद है कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर विल बी प्रोवाइडेड, जो कि मैंने आपको जस्ट मेंशन कर दिया। सिलेबस की अगर बात करें तो जो सिलेबस है वो जस्ट लाइक सी एस आई नेट में जितने भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मोर और लेस सारी चीज़ें आपको बार्क के एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगी। इस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको एग्जैक्ट वे में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, और अगर कहीं देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली ये कंसीडर किया जाता है कि वो एनालाइज करके बनाया गया है। लेकिन एज सच आपको बार का सिलेबस कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्ड में मिलती है वहाँ पे यही चीज़ मेंशन की होती है कि द सिलेबस इज़ जस्ट लाइक CSIR नेट। ओके, क्योंकि मोर और लेस सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं या यूनिट है वो बार के एग्ज़ाम में भी आते हैं। और अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली हमें इसमें काफ़ी बड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ से अपना सेल्फ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स होगा। ईच क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि कोई क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो हम ये तो चीज़ समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन ना ईजी होगा ना बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन एक जो क्वेश्चन का लेवल होता है, एवरेज और टफ के बीच का जो लेवल होता है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वैसा होता है बार्क के एग्ज़ाम का। ओके, वो आपको बहुत इजी भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं मिलेगा। ये कह सकते हो कि हाँ कुछ परसेंट 4 to 5% आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी टफ हो सकते हैं। ओके, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो थोड़े एवरेज लेवल के होते हैं, या फिर एवरेज और टफ के बीच का जो लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ईजी भी आते हैं, बेसिक्स भी आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर मेन फोकस करते हैं कि इसको कैसे डील करना है। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी जो कि मैंने देखा है कि दोनों अटैम्प्ट में, मैंने जो 2 अटैम्प्ट दिया है उनमें रेगुलर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, एवरेज और टफ के बीच का लेवल होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, जो कि मैंने दोनों एक्सपीरियंस दोनों जो एग्ज़ाम दिया है, 2 अटैम्प्ट दिया है, उनको देने के बाद मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है कि जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है दैट इज़ नॉट इनफ। 100 क्वेश्चन सुनने में लग रहा है कि 100 क्वेश्चन है, कम है। CSI नेट में तो 100 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, लेकिन वहाँ हमें 3 आवर्स मिलता है। लेकिन यहाँ पे इन बार्क एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। CSI नेट के एग्ज़ाम में जो बी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ओके, वो ईजिली एक क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन आता है CSI नेट का पार्ट बी का क्वेश्चन, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तुरंत। लेकिन इतने कम ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन बार्क के एग्ज़ाम का सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी उन क्वेश्चन का लेंथ, उसके पीछे का कंसेप्ट जो है वो मोर और लेस मिलता जुलता होगा सभी क्वेश्चनों का।
तो जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं। एक एवरेज लेंथ के क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्वियसली एक जब एवरेज लेंथ का क्वेश्चन आ रहा है या लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पढ़ने में भी टाइम आपका जाता है। तो आज तक मैं कभी भी 100 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाई हूँ। अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट किया है अपना पेपर, तो 80 या 90 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते टाइम ओवर हो गया है। मैं कभी भी आज तक दोनों अटेम्प्ट में 90 के बाद के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। इनफैक्ट मैं ये बोल सकती हूँ, सॉल्व नहीं कर पाई हूँ बोलना सही नहीं होगा, मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहा है। ओके, 2 घंटे में मैं 90 नंबर क्वेश्चन तक पहुँची। उसके बाद 10 क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाई। मतलब उनको सॉल्व करना ना करना बात की बात है, वो बाकी के जो लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चन थे मुझे मौका ही नहीं मिला उनको देखने का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ओके, तो जो आपको टाइम मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ईच क्वेश्चन लेंदी नहीं होता है, लेकिन जब हम ऑल ऑफ टोटल यानी पूरे 100 क्वेश्चन को कंसिडर करें तो ऑब्वियसली पेपर काफ़ी लेंदी होता है। तो ये एक्सपीरियंस बताने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप पहले से ही प्लानिंग करें, अगर आपने बार को टारगेट किया है तो, कि आपको फास्ट चलना है और इस वे में चलना है कि आप जो 100 क्वेश्चन है एटलीस्ट वो आप कंप्लीट कर सको। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के जो 15 से 10 क्वेश्चन थे मैं उन्हें देख ही नहीं पाती थी। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन हो जो कि मुझसे 2 मिनट में सॉल्व हो जाए, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि उससे पहले ही टाइम ओवर हो जाता था। ओके, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको रिव्यू के लिए मार्क कीजिए और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो वही बहुत होता है बार्क एग्जाम में। वो भी प्रोवाइडेड जो टाइम होता है उसमें दैट इज़ 2 आवर्स। तो ये मैंने एक चीज़ बता दी ड्रॉबैक, कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वरना मेरी तरह आप कभी भी 100 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो पेपर के लेवल की बात हो गई कि ये ना ही बहुत ज़्यादा इजी होता है ना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। ये एवरेज और टफ के बीच का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, उस टाइप का होता है। जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसमें मुझे क्वेश्चन काफ़ी इजी लगे थे एज़ कम्पेयर टू माई सेकेंड अटैम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे भी क्वेश्चन थे, जो जस्ट द पार्ट बी ऑफ CSI या नेट, कुछ लेंदी भी क्वेश्चन थे। ओके, तो अगर लेंथ की बात करूँ मैं, तो जो पार्ट सी का क्वेश्चन होता है आपका CSI या नेट का, एग्जैक्ट आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आते हैं CSI नेट में, बिल्कुल उस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आपको बार्क में देखने को नहीं मिलेगा। एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि उनको उस क्वेश्चन को 3 नंबर लाइक बनाना है। तो इस चीज़ को मान के चलिए दिमाग में कि जो 3 नंबर लाइक जो क्वेश्चन होते हैं, एक स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन हो सकता है, लेंथ जो हो सकता है क्वेश्चन का, या फिर उसके पीछे का कंसेप्ट हो सकता है, या फिर आपको कितना दिमाग लगाना है एक 3 नंबर के क्वेश्चन में, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का वो बिल्कुल वैसे ही होगा। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल उतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन को करके आपको 3 नंबर मिल रहा है, मतलब कि उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत हाई होगा, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, 4 to 5% टफ हो सकता है। कुछ क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल आ गए, या फिर किसी ऐसे फील्ड से आ गया जो कि फील्ड हमने कभी पढ़ा ही नहीं या कभी सुना ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो टफ बन जाएगा हमारे लिए। तो अब बात करते हैं कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग आते हैं, मैं ये नहीं कह सकती बहुत कम आते हैं, आ जाते हैं लगभग। मैं ये बोल सकती हूँ कि एज़ पर आई रिमेंबर लगभग 7 से 8 न्यूमेरिकल मैंने लास्ट टाइम भी अटैम्प्ट किए थे, लेकिन न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो टफ नहीं था, काफ़ी ईजी था। ओके, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उस पर बेस्ड होकर क्वेश्चन आता है। आपको दे दिया जाएगा स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने को, तो उसमें आपको वही S1V1 का फार्मूला लगाना है, S1V1 = S2V2, या फिर आप जो भी बोलते हैं V1 S1 = V2 S2। तो इसका फार्मूला लगने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद जो OD पे क्वेश्चन होते हैं 260 पे 280 पे, उसके बाद जो रेशियो देखा जाता है दैट इज़ 260 to 280 रेशियो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ 50 μg जो DNA होता है उसका कंसंट्रेशन आपको कैसे निकालना है, या फिर RNA का कंसंट्रेशन कैसे निकालना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर PCR जो होता है कि कितने साइकिल में कितना प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उसके लिए भी कुछ डायरेक्ट फार्मूला है, तो वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ABC मॉडल पे एटलीस्ट आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
और अगर बात करूं कि और भी कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो देखिए टेक्निक से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो टेक्निक ऐसे नहीं है कि आपको मतलब बुक खोल के पढ़ना होगा। लाइक आपने एमएससी में अगर अपना प्रैक्टिकल सीरियसली अटेंड किया है तो आप इजीली उन सारे टेक्निक्स का जो आंसर है वो दे पाएंगे। लाइक लास्ट टाइम जो दिया गया था क्वेश्चन, एक मुझे याद है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था वो क्वेश्चन, कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दे दिया गया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दे दिया गया था, प्रोटीन दे दिया गया था, और भी एक और प्रोडक्ट दिया गया था, और बोला गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस जो है वो किसका होगा। तो लाइक इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन लाइक अगर आपने लैब में ही अच्छे से काम सारा किया है तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला टेस्ट होता है, लाइक जो मेनली डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट आप बोल सकते हो, या फिर डिस्क को जो यूज़ करके फिर जो माइक्रोब्स की कल्चर प्लेट होते हैं उस पर हम उसे पुट करते हैं, तो उस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है उस पर भी क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के लाइक मिक्सअप होकर क्वेश्चन आते हैं। एज सच लाइक पूरा आइडिया देना कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम लाइक एक साल में एक बार होता है। तो ऑब्वियसली कोई एक स्टूडेंट एग्ज़ाम को देने के बाद फिर उससे कहा जाए कि नेक्स्ट ईयर आप एक्सपीरियंस बताइए, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उन चीज़ों को बताना, क्योंकि एक साल में हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि लाइक बार की एक इकलौता ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि हम स्टूडेंट देते हैं, इसके अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जो हम देते रहते हैं। ओके, तो चीज़ें दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मैंने मोर और लेस सारी चीज़ों का आंसर दे दिया जितने भी आपके डाउट थे, क्योंकि आपके ये जो डाउट थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलते थे, और मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेल भी किया कि उनको बार का एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसके बारे में जानना है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लाइक कुछ स्टूडेंट मुझसे बार एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए, इसका पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम है, और बार्क वाले इसका पेपर भी मतलब वो लोग आउट नहीं करते हैं कि क्वेश्चन पेपर क्या था, इसके बारे में वो नहीं बताते हैं। ओके, तो लाइक जिनका सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुके हैं तो उनको एक आइडिया मिल चुका है। लेकिन जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लाइक मैं तो आपको बता दे रही हूँ, लेकिन एक इमेजिनेशन करना कि हाँ क्वेश्चन का एक्चुअल लेवल क्या होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि लाइक जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मुझे क्वेश्चन काफ़ी मतलब लेंदी नहीं लगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेकिन जो सेकेंड अटैम्प्ट था उस टाइम मुझे पेपर का लेवल काफ़ी हाई लगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना पेपर का मुझे लेवल लो लगा उतना ही ज़्यादा हाई मुझे सेकेंड अटैम्प्ट में लगा। तो माइट भी उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए हों अपने क्वेश्चन के पैटर्न में, लेकिन एज सच हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेकिन हाँ, जो मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट का पेपर था उसमें बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी हाई हो चुका था। मतलब वो CSI नेट का जो लेवल होता है क्वेश्चन का, बिल्कुल वैसा लेवल था बार के क्वेश्चन का भी। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ लाइक लास्ट 2 अटैम्प्ट से रिपीट होता आ रहा है, कि टाइम बहुत कम हो जाता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ओके, लाइक 100 क्वेश्चन देखने में नहीं लगते हैं कि ज़्यादा हैं, लेकिन उनका लेंथ इतना है कि आप एक क्वेश्चन में एटलीस्ट अगर कम भी लगेगा टाइम तो एटलीस्ट आपका 3 मिनट लग जाता है उसको पढ़ के सॉल्व करने में। ओके, तो उस वे में आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तुरंत छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। एटलीस्ट ऐसा मतलब कीजिए कि हाँ आप पूरा क्वेश्चन रीड कर पाएँ, उसमें से फिर बेस्ट सिलेक्शन कर पाएँ। और किसी भी क्वेश्चन को लाइक अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके बारे में बाद में आके सोचूंगा, तो उसे रिव्यू के लिए मार्क करके तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। एक ही क्वेश्चन पे स्टक होकर मत रहिए, वरना आप पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएंगे और टाइम ओवर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था एग्ज़ाम के बारे में वो थोड़ा बहुत आइडिया अब लगा पाएंगे। ओके, और जैसे कि गेट के एग्ज़ाम में हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों में से बाकी बहुत से लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जो गेट का पेपर है वो लगभग 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और 1 घंटे मतलब हम फालतू में वहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि गेट का पेपर काफ़ी छोटा होता है और हमें 3 घंटा दे दिया जाता है। लेकिन बार्क में पूरा उल्टा है। लाइक वो जो पेपर होता है, जो पेपर का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहती हूँ कि उस पेपर को सॉल्व करने के लिए शायद हमें 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लगे, क्योंकि उस पेपर का लेवल वैसा होता है। लेकिन ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स, लेकिन ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम के लिए हमें 3 आवर्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ 2 आवर्स मिलते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके वैसे ही चलना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एटलीस्ट उसे पढ़ पाओ। ओके, लेकिन जब मैं घर आती हूँ एग्ज़ाम देके तो मुझे ऐसा लगता है माइट भी शायद वो जो लास्ट में मैं क्वेश्चन देख ही नहीं पाई, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो कि मुझे आ सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे देखने का ही मौका नहीं मिलता क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप ढंग से टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं,